स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है यह संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस का वीडियो है। सो ये वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट रहेगी और रिसोर्स के फॉर्म में एम लक्ष्मीकांत मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहते हैं कि इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत नोबल माना जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। देखिए, अगर इस बुक को आपने तरीके से पढ़ लिया, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। समझने के लिए बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इसको तरीके से पढ़ लिया तो फिर आपको भटकना नहीं है इंडियन पॉलिटी के लिए। सो रिसोर्स के फॉर्म में एम लक्ष्मीकांत है, आपके पास भी होगा, पढ़े भी होंगे। बस इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि इस वीडियो के थ्रू देखिए, जितने भी मैंने पॉइंट को हाईलाइट किए वो एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके, और वहीं से क्वेश्चंस ऑल टाइम उठते हैं। सो आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे। अगर आप अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप एक शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश करिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए वो काफ़ी रिलेवेंट साबित हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्लियर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण यानी संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। ठीक है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता, शक्ति व कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का विस्तार या वर्णन किया गया है। सो जो आर्टिकल 315 है और 315 से 323, इसमें यूपीएससी के पूरे स्ट्रक्चर, गठन, बर्खास्तगी, महाभियोग सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये याद रखना कि यूपीएससी से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है, ठीक है, वह है 315 से 323। ओके, अब आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनका जो पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। ठीक है, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है समय के अनुसार, काम के अनुसार। ठीक है, साधारणतया आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव हो। ये पॉइंट प्लीज़ याद रखना कि आधे जो सदस्य हैं उनमें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल का काम करने का एक्सपीरियंस हो। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इससे पहले हो। एक बात याद रखना कि ये जो 65 और 6 वर्ष है ना, ये इलेक्शंस कमीशंस का भी था। 6 वर्ष या 65, इसमें से जो भी पहले होगा। ठीक है, अपना पद धारण करते हुए कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वो स्थितियां क्या क्या हैं? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा, या दूसरा, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता है या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न किया जाए। ठीक है, निष्कासन। ठीक है, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। क्या क्या? अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, या अगर वह राष्ट्रपति ऐसा समझा कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय
में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब भी कोई सामाजिक कार्य या किसी भी तरह से ऐसी एक्टिविटी होती है तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने का प्रावधान है, लेकिन उस बात को मानने के लिए, उस विचार को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उस बात में थोड़ा सा परिवर्तन करके लागू कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि नहीं, कारण सही पाए गए हैं भैया, बर्खास्त करो, तो आपको मानना ही पड़ेगा। फिर अपने विचार के अनुसार आप नहीं चल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हैं। नंबर 2, निगमित कंपनी के सदस्य या कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार लाभ के लिए भाग लेता है। स्वतंत्रता क्या है इनकी? संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने की निम्नलिखित उपबंध हैं। क्या क्या? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है। इसके लिए उन्हें पदावधि से सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी अपनी मनमानी नहीं हटा सकते हो। जो कारण उपरोक्त दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर हटा सकते हो, इसलिए इनके पद को स्वतंत्र माना गया है। नंबर 2, हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन यानी नौकरी का पात्र नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्शंस कमीशंस में क्या है कि आप पात्र होते हो। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होता है। देखिए, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, मैं रिपीट इसको कर दूं, ठीक है, कि जो संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है वह कार्यकाल के बाद या तो संघ लोक सेवा आयोग का पुनः से अध्यक्ष बन सकता है या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होता है। क्लियर? सो प्लीज़ आप ये बात याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता, दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में आ चुका है। सो प्लीज़ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, वहाँ सदस्यों की बातें थी कि जो सदस्य हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो या तो उनको उसी संस्था का यानी यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या किसी अन्य राज्य के जो लोक सेवा कमीशंस होते हैं वहाँ का उसको अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता दूसरे कार्यकाल के लिए, यानी यूपीएससी का जो सदस्य है वह यूपीएससी का दोबारा सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष बन सकता है, और जो अध्यक्ष है वह दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी दोबारा वही संस्था में पात्रता का उनका कोई प्रावधान नहीं है सेम पद पर जो पिछला उनका पूर्व पद रहा है। कार्य क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार है। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। नंबर 2, संघ लोक सेवा आयोग राज्य 2 या 2 से अधिक
राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर किसी ऐसी सेवा के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है। क्या क्या? सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर। नंबर 2, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में। नंबर 3, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ सेगमेंट है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकरी की समस्या न्यायालय से दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितताएं पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, अतः उपबंध मार्गदर्शक हैं न कि आवश्यक हैं। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। क्लियर? संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकता है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। ठीक है, संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कारपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों का रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों के आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो के कारण युक्त ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामले को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराना जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इस पे भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चंस आ चुका है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो के कारणों की युक्त ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। ये लाइन भी प्लीज़ आप याद रखना कि किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की जो परामर्श है उसे खारिज करने का अधिकार नहीं है। सीमाएं क्या हैं इनकी? निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श नहीं किया जाता है। क्या क्या? पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पे,
ये देखिए, आप बस अवेयरनेस के लिए ना याद रखना, ये मल्टीपल में आ सकता है, तो ऐसे सब्जेक्ट पे यूपीएससी कोई सलाह नहीं देता है, नहीं इनसे मांगा जाता है। पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के अधिकार के मामले में सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च पद, ग्रुप सी, ग्रुप डी सेवाओं के अधिकार पदों के चयन से संबंधित मामले, किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है। ठीक है, ऐसे मामलों पर यूपीएससी कोई भी सलाह नहीं देता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे में किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होता है। संसद इसे संशोधित या खारिज भी कर सकता है। देखिए, अगर कोई पद ये लेना चाहते हैं उस कमीशन से कि भाई आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं कराओगे, इसके लिए हम कोई नई बॉडी बनाएंगे, नई संस्था बनाएंगे, तो वो ले सकते हैं, इनका अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन ऐसा स्टेप लेने से पहले 14 दिन पहले ये जो सेगमेंट होता है ये आपको सदन में रखना होता है। इस पर डिबेट होती है, जो एमपीज़ होते हैं इस पर डिस्कस करके इसको उचित भी ठहरा सकते हैं, इसको खारिज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लास्ट रिजल्ट आएगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। भूमिका क्या है? संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। इससे तात्पर्य है कि यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन व सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह से मुद्दे को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, जन लोक सेवा, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक को देखता है। जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है, वहीं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्रीय सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों को अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह संसद को आयोग के सुझावों से विचलन का कारण बताए। क्लियर? इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब बड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद होता है। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया है और अक्टूबर 2003 में यह सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ है। सो देखिए, थोड़ा सा मतभेद इसी पे होता है कि अगर मान लीजिए कोई नौकरशाह है, उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है, तो इन दोनों बॉडी से बातें की जाती हैं। अगर इन दोनों की बातें जो फैसला है उस व्यक्ति के लिए अलग अलग आ जाएं, तो वहाँ फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिर फैसला क्या किया जाए। सो उसी की बातें की जा रही थी। देखिए, जो आर्टिकल 315 है संघ और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बातें करता है। 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बातें करता है। 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी और निलंबन की बातें करता है। 322 लोक सेवा आयोग के खर्चे की बातें करता है। सो आई होप कि ये सेगमेंट आपको बेहतर लगा। सो ये फुल वीडियो है यूपीएससी का, जो कि सारा का सारा मैंने बताना चाहा। अगर कोई कंटेंट छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।
सो आई होप कि कोशिश किए हैं कि पूरा का पूरा कर सकें, और रिसोर्स एम लक्ष्मीकांत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो